तो दोस्तों चैप्टर 1 का रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड वीडियो। ये दो वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। क्विक फास्ट रैपिड फास्ट रिवीजन हम चैप्टर नंबर 1 का कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जल्द ही अपलोड होगा बच्चों। चैप्टर 1 का फर्स्ट रिवीजन यदि आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर आई बटन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए, फटाफट से लोड कराइए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कवर होने जा रहा है सर। ओके, बिना समय व्यर्थ गंवाए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से चैप्टर नंबर 1 का रिमेनिंग पोर्शन। ओके सर, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को ब्रॉडली बच्चों दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट कहलाता है इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब है कंसर्न्स विद द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स एंड मटेरियल। इंडस्ट्री का मतलब जहां पर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल होता है। एंड वन मोर थिंग, एक सेम क्लास ऑफ बिजनेस के अंदर जो भी फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर बहुत सारी फर्म्स, बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, वो सभी फर्म्स, बिजनेसेस होलसम एक इंडस्ट्री कहलाती हैं। ओके, आप जानते हैं क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एडिडास है, ली कूपर है, ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो सब मिलकर कहलाएगी एक इंडस्ट्री ऑफ क्लॉथ इंडस्ट्री। उसी तरह से कॉमर्स के अंदर ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स के अंदर कुल मिलाकर वो सभी चीजें शामिल की जाती हैं जिसके माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ बिजनेस को सपोर्ट करने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब चीजें भी यहां पर कवर की जाती है। ओके सर, इन अदर वर्ड बिजनेस मीन्स इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस को इंडस्ट्री और कॉमर्स के बिना कंप्लीट नहीं देखा जा सकता। इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स मस्ट नेसेसरी फॉर ए बिजनेस। On the basis of these two categories, we may classify business firms into the industry and commercial enterprises. Industry concerns with the production. Industry का मतलब क्या है सर? Production, purchase, sales and distribution of goods and services. For goods and services is called industry. ये सब चीजें इंडस्ट्री के अंदर होती है। गुड्स का प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, और एक कैटेगरी ऑफ बिजनेस से रिलेटेड सभी फर्म्स को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री अगर अलग हो गई है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अलग हो गई, ठीक है, कॉपर जिंक इंडस्ट्री अलग हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। फर्नीचर इंडस्ट्रीज अलग हो गई, यानी कि जिसके अंदर फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करने वाले सभी फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस कवर किए जाते हैं, जो कि फर्नीचर का परचेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज करते हो, वो सभी फर्नीचर इंडस्ट्री में कवर होंगे। ओके सर, कॉमर्स अभी डिटेल में देखेंगे। कॉमर्स मतलब जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, जो आपकी बिजनेस की एक्टिविटी, ऐसी बिजनेस की एक्टिविटी जो आपकी इंडस्ट्री वर्क को सपोर्ट करे, परचेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को सपोर्ट करे, जैसे कि बैंकिंग, जैसे इंश्योरेंस, आई बात समझ में, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब कहलाती है कॉमर्स। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, मैं बताऊं आपको कॉमर्स का मतलब है TBI वाह, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, इट इज कॉल्ड कॉमर्स। ये देखिए आप ग्राफिकली देख सकते हैं। आप अभी उस डायग्राम पे आएंगे हम। बात कर लेते हैं पहले इंडस्ट्री का। What does industry? Industry refers to economic activities which are concerns with the conversions of the resources into the useful goods. ये कीवर्ड इसे अंडरलाइन कर लीजिए आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिसके अंदर यूजफुल गुड्स को, रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट्स में, रिसोर्सेज को यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो कहलाती है इंडस्ट्री। कैसे किया जाता है सर? कैसे किया जाता है? परचेज से, ये चार एक्टिविटीज है। परचेज, एक मिनट बच्चों, through the purchase,
सेल एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। परचेज, सेल्स, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो बात समझ में आती है तो। परचेज, सेल्स, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू। ओके सर। इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू, मशीन रिसोर्सेज के थ्रू। इंडस्ट्री इंक्लूड्स द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, ये यहां से अंडरलाइन कीजिए आप, ये यहां से पढ़िए बस। इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन, परचेज, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एनिमल। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एनिमल और एनिमल्स का पालन भी इंडस्ट्री के अंदर होता है। आई क्या बात समझ में? सो the term industry used to mean the group of the firms producing the similar or related goods। मैंने बताया था आपको, एक similar और related goods, क्लोथ से related goods का प्रोड्यूस करने वाली सभी फर्म्स एक इंडस्ट्री कहलाएगी। ठीक है। इसके साथ ही फर्नीचर से रिलेटेड सभी तरह के प्रोडक्शंस, परचेज और सेल्स के काम के अंदर जो भी इन्वॉल्व हैं, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब मिलकर एक फर्नीचर इंडस्ट्री कहलाएगी बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कार सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डीलिंग कंपनीज हैं, वो सभी मिलकर एक इंडस्ट्री कहलाएगी। सिमिलर काइंड्स ऑफ गुड्स में जो डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग द टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम द कॉटन। सिमिलरली, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड्स ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। इंडस्ट्री ऐसी चीज है, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट्स होती है। कहने का मतलब, यदि कॉटन से आप क्लॉथ बना रहे हैं तो कॉटन की एज सच कोई यूटिलिटी नहीं है, क्लॉथ की यूटिलिटी है। ठीक है। आप वुड से फर्नीचर बना रहे हैं तो वुड की एज सच कोई यूटिलिटी नहीं है, बट फिनिश गुड्स जो आपका फर्नीचर है उसकी यूटिलिटी है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप बना रहे हैं तो स्पेयर पार्ट्स की कोई यूटिलिटी नहीं है, बट उस फाइनल प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की यूटिलिटी है। ऑटोमोबाइल आप इंडस्ट्री के अंदर हैं तो उसके पार्ट्स की कोई यूटिलिटी नहीं है, बट एज सच एक ऑटोमोबाइल की, एक कार की एक यूटिलिटी है। तो इंडस्ट्री फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है परचेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के माध्यम से। आई क्या बात समझ में? इंडस्ट्री एम्स एट ensuring the supply of goods in the form which suits the objects need the convenient user। यहां से समझिए आप, the purpose of industry is to mold the resources with the help of factor of production। आप जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, रिसोर्सेज को यूज लेकर फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये इंडस्ट्री के अंदर होता है। और इस तरह की एक सिमिलर गुड्स से रिलेटेड जितनी भी फर्म्स उस काम में एंगेज हैं वो सब मिलकर एक इंडस्ट्री कहलाती है। बात समझ में आती है सर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इंडस्ट्री क्रिएट्स द फॉर्म यूटिलिटी, यहां पर यह बात हमें समझ में आती है। मूव फर्दर। अब गुड्स दो तरह के होते हैं बच्चों, गुड्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कंज्यूमर गुड्स और कहलाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो सभी गुड्स जो कंज्यूमर्स के कंजम्पशन के लिए यूज लिए जाते हैं और जिन इंडस्ट्री में इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहलाती हैं। जैसे कि शॉप्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, टीवी हो गया। प्रोड्यूसर गुड्स में उन सभी चीजों को कवर किया जाएगा जैसे कैपिटल गुड्स, जो कि कंज्यूमेबल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए काम आती हैं। कैपिटल गुड्स काइंड ऑफ स्टील्स, मशीनरी, फैक्ट्री, शेड, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ये सभी चीजें। जैसे कि फार्मर है तो फार्मर में प्रोडक्शन एक्टिविटी में उसके लिए ट्रैक्टर काम आता है, ट्रैक्टर यहाँ पर प्रोड्यूसर गुड्स में कवर किया जाएगा। अब इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स फॉर द वेरियस पर्पसेस। इंडस्ट्री को फिर ब्रॉडली कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री।
स्टार्ट करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर वो सभी एक्टिविटीज शामिल होती हैं जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शामिल होता है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचर से यहां पर गुड्स का एक्सट्रैक्शन शामिल है, साथ ही नेचर का उपयोग कर ही, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर ही, नेचर से ही रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यहां पर शामिल है। जैसे कि प्लांटेशन, प्लांटेशन के अंदर, प्लांटेशन की एक्टिविटीज के अंदर कोई अलग से आपको सेटअप फिक्स करने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी नेचुरल रिसोर्सेज ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एनिमल, यदि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, एनिमल पालन या पशुपालन की यदि आप काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, देन वहां भी बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व है। इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, कुल मिला के कीवर्ड आप याद रखिए यहां पर शामिल है ऑल दोज एक्टिविटी रिलेटिंग टू द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचर्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब दो एनिमल से 3 या 4 एनिमल, रिप्रोडक्शन मतलब समझ लो उनकी संख्या को बढ़ाना, उनको पालने से संबंधित, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर होता है, आई क्या बात समझ में, मधुमक्खी पालन के अंदर होता है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट भी उसके अंदर शामिल है बच्चों, जिसमें प्लांटेशन शामिल है। 2 कैटेगरी है, अभी समझ में आ जाएगी सारी बात। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर यहां पर नेचर से एक्सट्रैक्शन से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जैसे माइनिंग, आई क्या बात समझ में। एंगेज इन राइजिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे कि सोल, एयर, आई बात समझ में। ये डायग्राम से आप समझेंगे और अच्छे से। ठीक है, ये देखिए, ये एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, माइनिंग से रिलेटेड सभी काम इसके अंदर शामिल है, माइनिंग फ्रॉम दी अर्थ, आई बात समझ में। ठीक है, ये जेनेटिक इंडस्ट्री है जहां पर मधुमक्खी पालन किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब ब्रॉडली यदि हम समझें तो जैसे कि सोल, एयर, वाटर, ये सभी चीजें आपको कहाँ से मिलती है बच्चों, अर्थ से मिलती है, नेचर से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल्स, एक्सट्रैक्टिव माइंस फ्रॉम द अर्थ, फिशेस फ्रॉम द रिवर, माइंस को अर्थ से एक्सट्रैक्ट करना, फिशेस को रिवर से एक्सट्रैक्ट करना, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर समथिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द nature or natural resources, all those industries or firms, organizations engaged in the extraction of the resources from the nature, they are part of extractive industries। जैसे फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है, ये सभी चीजें कवर की जाएगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पर some basic raw materials that are usually transformed into many other useful goods by the manufacturing industry। अब हम जानते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या प्राइमरी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, यहाँ से नेचर से जो भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है, फाइनल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स फार्मिंग, माइनिंग हो गया, लंबरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व एक्टिविटीज। ठीक है, माइनिंग हमने एग्जांपल दे दिया है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज समझिए, जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली कवर किया जाता है ब्रीडिंग प्लांट्स और एनिमल्स को। ब्रीडिंग प्लांट्स और एनिमल्स मतलब लिविंग स्पीसीज को, ये भी हमें नेचर से ही मिलते हैं, है ना, इसलिए प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। बट ब्रीडिंग प्लांट्स और एनिमल्स का जहां प्रोडक्शन किया जा रहा है, फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जा रहा है, या उससे समथिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क हो गया, मधुमक्खी पालन में हनी का प्रोडक्शन हो गया, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को पालना, उनकी प्लांटिंग, उनका रिप्रोडक्शन करना और उनसे समथिंग एनिमल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना, गैदर करना, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर कवर होगा बच्चों। बात समझ में आती है क्या? जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग इसके अंदर आएगा, पोल्ट्री फार्मिंग इसके अंदर आएगा, कैटल ब्रीडिंग इसके अंदर आएगा, फिश हैचरी इसके अंदर आएगा। देखिए, पॉन्ड के अंदर यदि आप मछली पालन कर रहे हैं,
तो फिर वो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली मछली का प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन करने के लिए पॉन्ड्स डेवलप किए हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस पॉइंट है ये। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में यदि आप रिवर से और पॉन्ड से जाकर मछलियों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिशेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आएगा। वहां पर आपका बेसिक प्राइमरी पर्पस उनसे रिलेटेड, उनके प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अलग से प्लांट सेटअप करने का नहीं है। आपके डेलिब्रेट एफर्ट्स वहां पर इन्वॉल्व नहीं है। आप गए नदी पर, समुद्र में, तालाब में, और वहां से एक्सट्रैक्ट कर कर आ गए, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, वो नेचर ने डेवलप किया है और नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप। बट यदि आप खुद ही स्पेसिफिकली पॉन्ड डेवलप किया, आपने स्ट्रक्चर्ड पॉन्ड डेवलप किया है और वहां पर आपने मछलियों का पालन किया है, हर तरह से उनको फूड और फीडिंग वगैरह सब अवेलेबल करवाई है रिसोर्सेज के थ्रू, आपने अपने एफर्ट्स इन्वॉल्व किए हैं, उसमें खर्चा किया है, और वहां से आप प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री है। योर डेलिबरेट एफर्ट्स आर इन्वॉल्व देयर। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं सर। ये जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर फार्मिंग ऑफ चिकन फार्मिंग है ना, डक्स फार्मिंग, मीट, एग्स और फूड से रिलेटेड जो एनिमल्स से हमें एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो सब जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर कवर किए जाएंगे। बिकॉज योर डेलिबरेट एफर्ट्स आर इन्वॉल्व। नेचर आपको नहीं दे रहा है, आपने नेचर के जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू रिप्रोडक्शन किया है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वर्सेस जेनेटिक इंडस्ट्री, डिफरेंस कवर हो जाएगा आपको, एक बार और देख लीजिए फटाफट से बच्चों। कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो डाउट जरूर पूछ लीजिए। नॉट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि सभी वीडियोस, सभी सिलेबस का करिकुलम यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, सिस्टमेटिक फॉर्म में। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, नो वेल्थ इज एडेड बाय द ह्यूमन बीइंग। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर जैसा मैंने बताया, आप नेचर से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी खुद के एफर्ट्स, खुद की वेल्थ, खुद की कैपिटल वहां पर नहीं लगी, खुद का सेटअप वहां पर नहीं लगा है, खुद की मशीनरीज वहां पर नहीं लगी है, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। ओनली इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे समुद्र के जल से आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व है बच्चों, यहां पर वेल्थ एडेड है। सो मैन नॉट ओनली एड्स हिज वेल्थ टू ग्रोथ बट ऑल्सो रिप्रोड्यूस द नेचर मेड गुड। नेचुरल मेड जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका रिप्रोडक्शन कर रहे हैं आप। नेचर ने बनाए एनिमल्स को, आप एनिमल्स का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। नेचर ने बनाए प्लांट्स को, आप प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बच्चों, यदि आप नेचर के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाएगा। उसमें आपके कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वेल्थ जनरेट नहीं है, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट नहीं है। बट नेचर से बनाए हुए रिसोर्सेज में आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी वेल्थ लगा रहे हैं, अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपना सेटअप लगा रहे हैं, अपनी इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं टू गेट रिप्रोडक्शन फ्रॉम देम, या गेटिंग सम एनिमल प्रोडक्ट्स और प्लांटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। तो वो बच्चों यहां पर कवर हो जाएगी आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। आई होप बात समझ में आती होगी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट्स में बांटा गया है, पहला एक्सट्रैक्टिव, दूसरा जेनेटिक। अब आ गई बच्चों सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये ध्यान दीजिए आप। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको कुल मिला के बात बताऊं, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं या जेनेटिक इंडस्ट्री से जो आप लेकर आते हैं, वो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में काम में लाया जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री उसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज लेकर फिनिश गुड्स, यूजेबल फाइनल प्रोडक्ट्स बनाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर, आई होप दिख रहा है आपको, connected with the using of materials which have already been extracted in the primary industries। तो ये इंडस्ट्री प्रोसेस करती है सच मटेरियल्स को to produce the goods for the final consumptions और further processing by other industry। या तो फाइनल प्रोडक्ट्स बना देगी प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को लेकर, यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट बना देगी सेकेंडरी इंडस्ट्री, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट बनाएगी जो कि किसी और इंडस्ट्री में काम आएगा, या तो कंज्यूमर के कंज्यूमशन के लिए काम आएगा, या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूसर गुड्स के रूप में काम आएगा। आई क्या बात समझ में? यस। फॉर एग्जांपल, शुगर केन कहां से प्रोड्यूस होती है बच्चों? प्राइमरी इंडस्ट्री से, ठीक है। अब वो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव आएगा, जेनेटिक में आएगा? जेनेटिक में आएगा, क्योंकि फार्मर शुगर केन अपने एफर्ट से प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, नेचर के रिसोर्सेज को यूज लेकर, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है वो।
आई बात समझ में। बट उस शुगर केन को जो प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुई है, आप उसका उपयोग कर कर सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर शुगर बना रहे हैं, शक्कर बना रहे हैं, या मिठाइयां बना रहे हैं। उससे शक्कर बनाई, मान लो आपने शुगर बनाई, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। आई क्या बात समझ में। और शुगर को आपने सप्लाई कर दिया किसी अदर इंडस्ट्रीज को, जैसे स्वीट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, हल्दीराम को आपने सप्लाई कर दिया, तो बच्चों वो भी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। ओके, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा होगा बच्चों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फर्स्ट पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन दी प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को आप यूज लीजिए और उससे यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। जैसे शुगर केन को यूज लेके शुगर बना लीजिए आप, ठीक है। जो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आपको कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको यूज लेकर आप क्या बना लीजिए, फैब्रिक बना लीजिए, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई बच्चों, बात समझ में आती है सर। दे क्रिएट्स द फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट हुआ है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर, जिसे फिनिश गुड्स के रूप में हमने कन्वर्ट किया है, जो काम आएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेक द यूज ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस होता है प्राइमरी इंडस्ट्री में, उसका वो उपयोग करते हैं टू प्रोड्यूस द क्लोथ्स। आई क्या बात समझ में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द फोर कैटेगरी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी चार भागों में बांटा गया है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में, पहली बताइए एक्सट्रैक्टिव, दूसरी जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग को फिर से चार पार्ट में, पहली एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरी सिंथेटिक इंडस्ट्री, और बच्चों इसके बाद अभी पहले नाम पढ़ लेते हैं, मैं आपको नाम पढ़ा दूं। पहली एनालिटिकल, दूसरी सिंथेटिक, थर्ड यहां पर आ जाएगी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये देखो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड फोर्थ इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो क्या क्या होती हैं एनालिटिक, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबली, वो देख लेते हैं पहले। देर आर फोर टाइप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबली। एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबली, फोर टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबली। फर्स्ट एनालिटिकल क्या होती है। एनालिटिकल का बेसिकली मैं बताऊं आपको, मतलब यहां पर एक फिनिश गुड्स, एक प्रोडक्ट है, उसको प्रोसेस किया हमने और उसमें से चार प्रोडक्ट निकल कर आए, चारों का अलग अलग यूज है, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है। जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल है, क्या है बच्चों ये क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल को हमने फर्दर प्रोसेस किया, तो फर्दर प्रोसेस कर कर केरोसिन बना, पेट्रोल बना, डीजल बना और अदर बाई प्रोडक्ट बने, तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर कवर किया जाएगा। तो बेसिक रॉ मटेरियल्स आर एनालाइज किया जाता है उसको, एंड स्प्रेडेड इनटू द डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स। For example, crude oil processed into the many finished products such as kerosene, petrol, diesel. एनालिटिकल इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट को प्रोसेस कर कर तीन चार प्रोडक्ट्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है, जिनका यूज अलग अलग है ना, दे आर यूजेबल सेपरेटली। आई बात समझ में, ठीक है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में इससे उल्टा होता है, तीन से चार केमिकल्स को या प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज किया जाता है इसके अंदर। Two or more raw materials are combined together in manufacturing process to make the final product. For example, various chemicals are mixed together to manufacture the cement. तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल्स को सिंथेसाइज किया जाता है, असेंबल किया जाता है टू मेक दी वन सेपरेट यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट सच कॉल्ड सीमेंट। ये सिंथेटिक इंडस्ट्री है। ओके सर, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर बच्चों एक ही मटेरियल को कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो गया, आपका शुगर इंडस्ट्री हो गया। शुगर इंडस्ट्री के अंदर शुगर केन को कई प्रोसेसेस से, 3, 4, 5 प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाकर शुगर का प्रोडक्शन होता है। पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी प्रोसेस इन्वॉल्व इसी तरह का होता है, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये पेपर इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर कई तरह के प्रोसेसेस से गुजरी, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ठीक है, प्रोसेस 3, फिर ये प्रोसेस 4,
तो कई तरह की प्रोसेसेस के बाद फिनिश गुड्स वहां पर देखने को मिलता है। इन दिस इंडस्ट्री प्रोडक्ट पासेस थ्रू दी वेरियस स्टेजेस टू बिकम द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए उसको कई स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। आप जानते हैं क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा होता है। जैसे कॉटन होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, यार्न बनाया जाता है, उससे यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है, फिर फैब्रिक को फर्दर प्रोसेस किया जाता है, फिनिश गुड्स बनाया जाता है, रेडीमेड गारमेंट्स बनाए जाते हैं। दीज आर दी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे टेलीविजन इंडस्ट्री, टेलीविजन के जो पार्ट है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में बने, फिर उन्हें असेंबल किया जाएगा, असेंबल कर कर यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री डिनोट्स वहाँ पर जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यूज लेती है वो एज सच किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट है वो असेंबल किए गए। तो जहां पर मदरबोर्ड अलग जगह बन रहा है, कैमरा सोनी का लगा हुआ है तो वीवो के अंदर तो सोनी का कैमरा सोनी इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। तो वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जहां पर असेंबल किए जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी अलग अलग इंडस्ट्री में होता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए फाइनल प्रोडक्ट्स की असेंबलिंग करती है और यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, आई बात समझ में। स्क्रीन कहीं, कंप्यूटर का मदरबोर्ड कहीं और बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेमोरी कार्ड अलग जगह बन रहा है, ठीक है, विंडो अलग जगह बन रही है, सबको असेंबल किया गया और फिर यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट बनाया। दिस इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक द न्यू प्रोडक्ट। तो बच्चों हमने देखा सेकेंडरी इंडस्ट्री दो पार्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर all the industries which are engaged in the construction activities such as industries involved in the construction of building, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कवर होगा। डैम, ब्रिज, रोड, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल जहां पर शामिल है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। अब सर पढ़ रहे हैं हम टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड, सेकेंडरी इंडस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड। सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में 4 हैं, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री बेसिकली जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को रन नहीं किया जा सकता जब तक कि टर्शियरी इंडस्ट्री का सपोर्ट सर्विस वहां पर काम नहीं करता हो। यहां पर टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आ गया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बिना क्या कोई इंडस्ट्री काम कर सकती है? नहीं सर। बैंकिंग है ना, जो फाइनेंसिंग का काम करेगी, फंडिंग अवेलेबल करवाएगी। फिर इसके बाद एडवर्टीजमेंट, ठीक है। देन इंश्योरेंस। बिजनेस में वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क होती हैं, वी हैव टू बियर फॉर, है ना, वी हैव टू हैज all kinds of risk of the business. While hedging the various kinds of risk, we cannot do business smoothly. तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो टर्शियरी इंडस्ट्रीज में कवर की जाती हैं। बेसिकली दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अपनी सपोर्ट सर्विसेज देती हैं, एंड विदाउट द एड ऑफ दैट सपोर्ट सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट बी रन स्मूथली, और प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कैन नॉट रन स्मूथली। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्स विद द प्रोवाइडिंग द सपोर्ट सर्विसेज, मैंने बोला आपको, टू प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज द एक्टिविटी रिलेटिंग टू ट्रेड, ठीक है। टर्शियरी इंडस्ट्रीज tries to remove the various kind of hindrance and obsoletes during the production and distribution of the goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज यानी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ हिंड्रेंस रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, जिनका समाधान कौन प्रोवाइड करता है? टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग और एडवर्टीजमेंट। आप ये याद रख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, TBIWA। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आप जानते हैं, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रिमूव करने के लिए चाहिए। बैंकिंग आप जानते हैं, बिजनेस में फाइनेंस और क्रेडिट की नीड को पूरा करने के लिए चाहिए। इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत सारी रिस्क को कवर करने के लिए चाहिए। वेयर हाउसिंग, जब आपने फिनिश गुड्स बना दिया, उसके बनने और बिकने में समय लगता है, तो उस
बीच के डिफरेंस में उस गुड्स को सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, सेफ कीपिंग के साथ रखने के लिए स्टोरेज की जरूरत होती है, जो वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। तो वेयर हाउस भी रेंट पर लिए जा सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आज के समय पे सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टास्क और एक्टिविटी है, जिसके बिना बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये देखिए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, पहली प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव, सेकंड जेनेटिक, शॉर्ट में भी लिखा हुआ है जैसे फार्मिंग, माइनिंग। जेनेटिक में पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में दो पार्ट्स में कवर किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जैसे कि कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ही पार्ट हैं बच्चों। फर्स्ट एनालिटिकल। बताइए एनालिटिकल के अंदर क्या किया जाता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, एक केमिकल को, एक प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया जाता है वेरियस काइंड्स ऑफ फिनिश गुड्स और यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जो अलग अलग जगह काम आएंगे, अलग अलग कंज्यूमर होंगे उसके। जैसे हमने पढ़ा था बच्चों क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर केरोसिन, पेट्रोल, डीजल बनाया जाता है। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट या केमिकल को असेंबल किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर एक प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है फर्दर वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेप्स और प्रोसेसेस के थ्रू, तब जाकर वो फिनिश गुड्स बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपको क्लॉथ बनने के लिए कॉटन को प्रोसेस किया जाता है पहले, है ना, रफ वर्क होता है, उसमें बीज वगैरह सब हटाए जाते हैं, कचरा हटाया जाता है। फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे बनता है फैब्रिक। फिर फैब्रिक को प्रोसेस किया जाता है, यार्न बनता है, यार्न को प्रोसेस किया जाता है, तब जाकर यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट बनता है। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में बने बनाए प्रोडक्ट होते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में बनते हैं। उन फिनिश गुड्स को एज ए इनपुट असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में यूज लिया जाता है, असेंबल किया जाता है यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। बात समझ में आती है सर? इससे सब कुछ अब तक जो हमने पढ़ा पूरी तरह से रिवाइज हो गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे बिल्डिंग, रोड, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन इसके अंदर शामिल है। ये हो गई सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर है TBIWA, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या सर? यहाँ तक वीडियो कैसा चल रहा है? बस कुछ 20-25 मिनट और है जिसमें फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से 100% आपका कवर हो जाने वाला है। कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। दूसरों का भला करोगे आपका भला होगा। सबके साथ शेयर कर दीजिए, सबके लिए यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। ओके सर, ओके, मूव फर्दर। चालू करते हैं। कॉमर्स किसे कहते हैं सर? कॉमर्स इज ए वाइडर टर्म, कंसिडर ऑल द एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये याद रखिए, कॉमर्स का मतलब गुड्स को सेल करने के लिए, गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, उसको एक्सचेंज करने के लिए जो भी सर्विसेज शामिल होती हैं वो कॉमर्स कहलाती है। बेसिकली यहां पर कॉमर्स के अंदर शामिल होगी बच्चों सर्विसेज यहां पर शामिल होगी, ठीक है। नेसेसरी लिंक, कॉमर्स नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में। प्रोड्यूसर ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, अब उसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ट्रेड, सेल। तो ट्रेड के माध्यम से ही आप कस्टमर तक पहुंचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचेंगे, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहां पर कॉमर्स ये सब चीज प्रोवाइड करेगा। प्रोड्यूस किए गए गुड्स को, जो मैन्युफैक्चर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, उनको अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो सर्विस इंडस्ट्री काम करती है, जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में लिंक के रूप में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट सर्विस इंडस्ट्री इज कॉल्ड कॉमर्स। आई क्या बात समझ में बच्चों? आगे बढ़ते हैं सर। कॉमर्स बेसिकली एम्स टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स एट द राइट प्लेस एंड द राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम। कॉमर्स, क्या बात है सर। कॉमर्स का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को सही स्थान पर पहुंचाना, सही क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज भी इसके अंदर शामिल है, और सही समय पर उपलब्ध करवाना कॉमर्स के अंदर शामिल है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है,
क्वालिटी एश्योरेंस भी शामिल है, ट्रेड भी शामिल है जिससे गुड्स को सेल किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, और सभी तरह की रिस्क बीच में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एलिमिनेट हो जाए उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस भी शामिल है। दिस वे कॉमर्स एंश्योर्स द फ्री एंड स्मूथ एक्सचेंज ऑफ रिमूविंग द वेरियस हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल्स इन वे ऑफ द एक्सचेंज। Hindrance may be in respect of the person, place, time, risk, finance and information. ये कई तरह की हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब प्रोड्यूसर एक अलग जगह है, कस्टमर अलग जगह है, इसको दूर करेगा ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, आपका गुड्स देश के एक कोने में बन रहा है, सप्लाई देश के कोने कोने में होगा, उसको समस्या का समाधान करेगा ट्रांसपोर्टेशन। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, गर्मी में बनता है, सर्दी में सप्लाई होता है, वुलन क्लोथ्स, तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्टोर करना पड़ेगा, वेयर हाउस, ठीक है। रिस्क, बिजनेस में वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क होती हैं, उन्हें एलिमिनेट करेगा इंश्योरेंस। फाइनेंस की समस्या, पैसे कौड़ी की समस्या का समाधान करेगा बैंकिंग। तो रोल और फंक्शंस ऑफ द कॉमर्स, पहला हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्रोड्यूसर अलग जगह है, कंज्यूमर अलग जगह है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कौन करेगा सर, बताइए। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा थ्रू ट्रेड। जब आप व्यापार करेंगे तभी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। ट्रेड प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर द बायर एंड सेलर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर। क्या बात लिखी है सर, ट्रेड के माध्यम से ही बायर और सेलर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर पाते हैं, बार्गेन कर पाते हैं, और प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को कस्टमर तक सप्लाई किया जा सकता है। जितने भी मार्केट है ना, एक्टिव मार्केट जो ऑपरेट करते हैं गुड्स को सप्लाई करने के लिए, दे आर कॉल्ड ट्रेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक बात समझ में आती है सर, आगे बढ़ते हैं सर। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, समस्या का समाधान, स्थान की समस्या का समाधान। देखिए हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब है कि ज्योग्राफिकल सेपरेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एक अलग स्थान में गुड्स का, आसाम टी आसाम में प्रोड्यूस हो रही है और ऑल इंडिया में सप्लाई हो रही है, कस्टमर उसके वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में कोने कोने में है, तो उनके बीच में जो ज्योग्राफिकल सेपरेशन है, डिफरेंस हो, उसको समस्या को समाधान किया जाएगा सर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जितने भी रन कर रहे हैं वो सर इस समस्या का समाधान कर रहे हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का। दिस इज रिमूव्ड बाय द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। So transport and communication helps. It involves all the activities which are undertaken for the movement of goods from one place to another place. आपको बात समझ में आती है। For example, tea is mainly manufactured in produced in Assam, but consumers all over the India. ये सब मैंने आपको बता दिया। Transport facilities, movements of the raw material. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री तमिलनाडु में है, बट आपका रॉ मटेरियल नॉर्थन इंडिया में मिलता है, तो नॉर्थन इंडिया से साउथन इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही तो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस योर फाइनल फिनिश गुड्स इन योर फैक्ट्री लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। ओके सर, इन एडिशन टू द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सर्विस। ओके सर, द कॉमन मीन ऑफ द कम्युनिकेशन लाइक पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, फैक्स और इंटरनेट, ये भी आज कॉमर्स के अंदर शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेलीफोन सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज का, है ना। ओनली बाय द यूज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सर्विसेज वी कैन ट्रेड स्मूथली, वी कैन डू आवर बिजनेस एक्टिविटी वेरी स्मूथली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यहां पर हम थे, देखिए थोड़ा सा ये लिंक टूट गया है, एक बार देख लेते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था ट्रेड, फिर हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब ज्योग्राफिकल सेपरेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर। इस समस्या का समाधान कौन करेगा सर? इसका समाधान किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। ओके, थर्ड है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, समय की समस्या। टाइम गैप होता है सर, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं जरूरी नहीं वो उसी समय कंज्यूम हो जाए, कंजम्पशन उसका डिफरेंट टाइम पर होगा। जैसे कि समर में प्रोड्यूस किए गए, कंजम्पशन उसका विंटर में होगा, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोरेज की समस्या का समाधान करेगा वेयर हाउस। तो वेयर हाउस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग द होल्डिंग ऑफ द स्टॉक ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड।
थर्ड है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। देखिए बिजनेस में वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क होती है, रिस्क ऑफ लॉस बाय डैमेज, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, एम्प्लॉइज के एक्सीडेंट के रिस्क, गुड्स के प्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान एक्सीडेंशियल रिस्क, इसे कवर किया जा सकता है इंश्योरेंस के द्वारा। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज भी इसे बोला जाता है। ये समस्या बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के द्वारा समाप्त होगी। आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, आपकी फंड्स की लोन की रिक्वायरमेंट, आपके पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फाइनेंस इंडस्ट्री काम करती है। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स को प्रोडक्ट के क्वालिटी फीचर्स के बारे में जानकारी किसके माध्यम से मिलेगी सर? एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कस्टमर कैसे जान पाएगा? एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। तो एडवर्टीजमेंट मेक इट पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। ओके सर, अब ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स देख लेते हैं सर। कॉमर्स की ब्रांचेस, कॉमर्स की टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस है। फर्स्ट है ट्रेड एंड सेकंड इज एड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग को प्रोवाइड करता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर वही 5 चीजें आती है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टीजमेंट, यानी कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये कॉमर्स का बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स है, ठीक है। अल्टीमेट कस्टमर्स तक गुड्स को आप ट्रेड के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। हमने बताया कि किसी भी तरह का एक मार्केट जहां पर प्रोड्यूसर्स और सेलर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, कॉन्टेक्ट कर पाए, है ना, प्रोडक्ट और सेल को खरीद पाए, बेच पाए इन लार्ज स्केल, वो ट्रेड कहलाता है सर। सो ट्रेड कैन बी कैरिड आउट ऑन स्मॉल स्केल, जैसे कि हॉकर्स और स्मॉल शॉप के माध्यम से, लार्ज स्केल पे भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर के माध्यम से भी ट्रेड हो सकता है। बेसिकली एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एरिया जहां पर आप कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को, क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर पाते हैं फॉर सेल। It is called trade. Trade removes the hindrance of the persons by creating a link between the producer and seller. ये लिंक आप स्मॉल शॉप्स के माध्यम से भी क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स के माध्यम से भी क्रिएट कर सकते हैं। The person who are engaged in the trade are known as trader or middleman. कैटेगरी ऑफ ट्रेड को यदि हम डिफाइड करें बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड होता है, एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है। ये 9 चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। इंटरनल ट्रेड अभी याद रखिए, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंटरनल ट्रेड जिसे होम ट्रेड कहा जाता है, जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को खरीदा बेचा जाता है विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट और बाउंड्री ऑफ ए कंट्री कंसर्न। एक देश के सीमाओं के अंदर ही जो ट्रेड होता है वो इंटरनल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड क्या होता है? इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से गुड्स को, ध्यान से समझिए बच्चे, लार्ज क्वांटिटीज में, बल्क्स में परचेज करता है। बाइंग द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर इन लार्ज क्वांटिटी, और स्मॉल लॉट्स में रिटेलर्स को सेल करता है। स्मॉल क्वांटिटीज में होलसेलर से ही रिटेलर परचेज करते हैं। और बेसिकली होलसेलर क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, दोनों के बीच का एक लिंक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। रिटेलर क्या करता है सर? इट इज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कस्टमर्स। इट परचेज द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल दैट क्वांटिटीज, वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। एक बात ध्यान रखिएगा, होलसेलर एक ही वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है। होलसेलर बेसिकली एक ही गुड्स का होता है, बट रिटेलर बहुत सारे गुड्स की क्वांटिटीज को मेंटेन करता है स्मॉल लॉट्स में, क्योंकि रिटेलर इज अ काइंड ऑफ शॉप, स्मॉल शॉप्स, जहां पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनकी डिमांड अलग अलग तरह के गुड्स की होती है। तो उसे हर कैटेगरी का, हर लाइन ऑफ प्रोडक्ट का गुड्स रखना पड़ता है अपनी लोकेलिटी की डिमांड के अकॉर्डिंग। आई क्या बात समझ में? तो रिटेलर रेफर्स टू बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटिवली इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग देम टू अल्टीमेट कस्टमर्स। रिटेलर सर्विस लिंक बिटवीन द होलसेलर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर्स। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें सर हम, एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट आता है। Buying and selling of goods and services between the person or organizations operating in 2 or more countries.
मतलब दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में सेलर और परचेजर के बीच में जो ट्रेड होता है बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री कंसर्न जो ट्रेड होता है वो सर एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है, जिसे फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। इंपोर्ट ट्रेड के अंदर परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, मतलब आउटसाइड द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री कंसर्न्स। इंपोर्ट प्रोसीजर चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे, आई बात समझ में। अभी इंपोर्ट समझते हैं। परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना इज अ काइंड ऑफ इंपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज टू दी फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि टी प्रोड्यूस इन इंडिया एक्सपोर्टेड टू जापान। इंटरपोर्ट को समझिए ये क्या होता है ध्यान से। यहाँ पर जो हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो गुड्स बच्चों देश के अंदर कंट्री के अंदर कंजम्पशन में काम नहीं आएंगे, बल्कि गुड्स इंपोर्ट हुए, मान लीजिए जापान से इंपोर्ट हुए, हमारे गुजरात के पोर्ट पर पहुंचे, बट वो होम कंजम्पशन के लिए रिलीज नहीं होंगे, वो यूएसए जाएंगे, गुजरात पोर्ट से वापस यूएसए चल जाएंगे। मतलब गुड्स आर लाइक दैट कमिंग फ्रॉम जापान, यहाँ पर पोर्ट पर रहे, इंडिया में होम कंजम्पशन के लिए नहीं गए, वापस चले गए यूएसए के लिए। आई बात समझ में। तो ये है इंटरपोर्ट, मतलब गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्री। गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया इंपोर्ट्स मेनी कमोडिटीज फ्रॉम द यूरोप कंट्रीज टू एक्सपोर्ट देम टू नेपाल, मतलब होम कंजम्पशन के लिए नहीं, दूसरे देश में बेचने के लिए। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, अब ये सर्विसेज हैं जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। दीज आर काइंड्स ऑफ सर्विसेज फैसिलिटेट द परचेज और सेल ऑफ गुड्स। ये हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट, TBIO। ये कवर है बच्चों इसमें। These activities not only support the trade but also the industries. Auxiliaries to trade are the integral part of entire business activities. Are you getting my point? ये हमने पढ़ लिया है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की सर्विसेज। एंड सेकंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। वी हैव ऑलरेडी रेड banking and financing provide the finance services to the business. बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस की समस्या को, फंडिंग की समस्या को, जो आपके बिजनेस में असेट्स को परचेज करने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए, बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जरूरी है, वो प्रोवाइड करते हैं। बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस टू द फर्म्स। एज वी ऑल नो, बिजनेस को, फर्म्स को कई तरह के लोन्स और एडवांसेस की रिक्वायरमेंट होती है, कैश क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल दिस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दीज आर एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, सपोर्टिव टू ट्रेड एक्टिविटीज। देखिए बच्चों, कॉमर्स का मतलब क्या है हमने जाना। कॉमर्स का मतलब है ट्रेड। कॉमर्स का मतलब है बच्चों ट्रेड। मैं थोड़ा सा इसका ट्रेड प्लस इंडस्ट्री, बिजनेस का, इंडस्ट्री का मतलब ट्रेड प्लस कॉमर्स, ठीक है। अब बेसिकली जो सॉरी एक मिनट रखिए, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, मतलब ट्रेड को सपोर्ट करने वाली चीज है। अब ये एड्स टू ट्रेड में क्या है सर? एड्स टू ट्रेड में है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। ये ट्रेड को सपोर्ट करने वाली चीजें हैं। आई क्या बात समझ में? यस। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, और भी फैसिलिटीज बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि चेक इशू करना, ड्राफ्ट इशू करना, फंड्स को रेमिटेंस करना, बिजनेस के बहुत सारे बिल्स का पेमेंट करना ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर। सो फॉरेन ट्रेड में भी बैंक्स हेल्प करता है, फॉरेन एक्सचेंज के पेमेंट में आपको। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी बैंक की फैसिलिटी मिलती है, और डिटेल में देख लिया है हमने। इंश्योरेंस, वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क बिजनेस में होती है, उन रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है इंश्योरेंस के माध्यम से। प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क।
किस तरह की रिस्क होती है सर बिजनेस में? रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट ऑफ लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ गुड्स, ये इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से कवर की जा सकती है। इंश्योरेंस ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। देखिए, काम धंधे के दौरान काम करते वक्त यदि एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, तो यदि आप एम्प्लॉय के लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं बीइंग एन एम्प्लॉयर, तो आपके एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन होगा, सेफगार्ड महसूस होगा व्हाइल डूइंग दैट मैन्युफैक्चरिंग टास्क, दैट हैजार्डस टास्क इन द फैक्ट्री। ओके, तो बिजनेसमैन हैव टू पे द नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए। 4th चैप्टर में पढ़ेंगे इंश्योरेंस के टाइप, प्रीमियम क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो रिटर्न में प्रीमियम के आपकी लॉस और डैमेज की रिस्क जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। यदि वो लॉस होता है, डैमेज होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका रीपेमेंट करती है, क्लेम सेटल करती है। यू हैव टू क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, यू हैव द राइट टू क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इफ यू पे रेगुलरली इंश्योरेंस प्रीमियम एंड टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस रिमूव करता है वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क की हिंड्रेंस। वेयर हाउस हमने डिस्कस कर लिया है, वेयर हाउस स्टोरेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और हिंड्रेंस ऑफ टाइम को समस्या का समाधान करता है। गुड्स एक समय पर बना है, उसका कंजम्पशन अलग समय होगा, तो बीच में स्टोरेज चाहिए। पेरिशेबल गुड्स में ज़्यादातर देखा जाता है कि यदि आप उसको कोल्ड स्टॉक में नहीं रखेंगे तो सर वो खराब हो जाएंगे। कई तरह के गुड्स और वीट्स होते हैं, जैसे ग्रेन्स होते हैं, जिनको हॉट स्टॉक में रखना पड़ता है, क्योंकि थ्रू आउट द साल भर उसका कंजम्पशन होता है। यदि आप हॉट स्टॉक में कीप नहीं रखेंगे उसको, तो वो खराब हो सकती हैं। इसलिए वेयर हाउस की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम की समस्या का समाधान करती है, मतलब प्रोडक्शन इन एनी टाइम, प्रोडक्शन एट अदर टाइम एंड कंजम्पशन एट अदर टाइम। तो ये बीच में जो टाइम गैप है उसकी समस्या आप कोल्ड स्टॉक वेयर हाउस एंड वार्म वेयर हाउस से कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। देयर इज अ टाइम गैप, यही सब लिखा है यहाँ पर। सो इमीडिएट कंजम्पशन नहीं हो पाता है। सो टाइम गैप की समस्या, इरेगुलर डिमांड होती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, जैसे कि वुलन गारमेंट्स की, तो आपको साल भर उन्हें सप्लाई करना है, तो आपको उसको स्टॉक करके रखना पड़ेगा, तो वेयर हाउस वहाँ पर चाहिए आपको। तो इरेगुलर सप्लाई होते हैं बहुत सारे राइसेस, वीट्स का इरेगुलर सप्लाई होता है, साल भर सप्लाई होता है, तो यू हैव टू कीप देम इन स्टॉक और called or bonded warehouse. So warehousing facilities remove the hindrance of the time by providing facility of storage of the goods, facilitate the availability of the goods as and when requires. Special arrangements have to be made to prevent the loss or damage during the storage. Warehousing also helps in maintaining reasonable level of the prices of ensuring continuous supply of goods. In order to maintain the smooth flow of the goods throughout the years and protect them from the various kinds of damage and moistures, insects, theft, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वेयरहाउस के माध्यम से आपको सेफ कीपिंग मिलती है, आपको सुरक्षा मिलती है, आपको सर्विस मिलती है। इंसेक्ट से बच सकते हो, मॉइस्चर से बच सकते हो, डैमेज की रिस्क से बच सकते हो। 5th है एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट बेसिकली कंज्यूमर को प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताता है। पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल होता है प्रोड्यूसर्स का कि वो ईच एंड एवरी कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके। एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जा सकता है प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, उसके फीचर्स और क्वालिटीज़ के बारे में। सो इट क्रिएट्स प्रोडक्ट्स अवेयरनेस बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के फीचर्स बता सकते हो, प्राइस बता सकते हो, यूजेस बता सकते हैं, क्वालिटीज़ बता सकते हैं। एडवर्टीजमेंट इसके माध्यम से हेल्प करता है। वेरियस काइंड्स ऑफ हिंड्रेंस रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या क्या है सर? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है। बैंकिंग फाइनेंस हो गया, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को। इंश्योरेंस हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को। वेयर हाउसिंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम को। एडवर्टीजमेंट हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन को। क्या बात समझ में आती है सर? यहाँ पर ये कुछ केस स्टडीज़ दिए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपको करनी है, इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़, ठीक है। हो सका हमारे पास टाइम मिला तो हम अलग से वीडियो में इन सभी को कवर कर लेंगे बच्चों। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, ओके सर, यहाँ तक कैसा रहा मुझे कमेंट करके बता दो। बस 5 मिनट का वीडियो और बाकी है। Business risk refers to the possibilities of inadequate profit or even the loss due to certainties and uncertainties
बहुत सारे सर्टेन और अनसर्टेन इवेंट्स को फेस करना पड़ता है बिजनेस के अंदर, जिसके कारण इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और लॉसेस की संभावनाएं बनी रहती है। तो बताओ बच्चों, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? यदि क्वेश्चन आ जाता है इस पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और कुछ सर्टेन इवेंट्स। सो दीज वेज एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द डैमेजेस और incurring of loss in process of carrying। बिजनेस एक्टिविटीज को करते वक्त भी कई तरह के लॉसेस होने की संभावनाएं, हैंडलिंग की संभावनाएं, लॉस इन ट्रांजिट की संभावनाएं रहती है सर। उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं, बिजनेस रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं इंश्योरेंस लेकर। तो बिजनेस रिस्क का मतलब है लॉस की संभावनाएं या अपर्याप्त प्रॉफिट की संभावनाएं जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इवेंचुअल इवेंट्स या कुछ अनसर्टेन इवेंट्स के कारण क्रिएट हो सकते हैं। हम बिजनेस में रेगुलर ऑपरेशन कर रहे थे, बिजनेस में जो स्टॉक रखा था जल गया आग लगकर, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। दीज आर द अनसर्टेन इवेंट्स विच आर, मतलब हो सकता है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट दे आर अनएक्सपेक्टेड। आई बात समझ में? अनसर्टेन्स, उसके कारण जो बिजनेस में लॉस होता है या फिर प्रॉफिट अपर्याप्त रह जाता है, वो बिजनेस रिस्क है। एंड बिजनेस रिस्क इज अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। विदाउट द एलिमेंट ऑफ द रिस्क, बिजनेस कैन नॉट बी सेड टू बी बिजनेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यदि बिजनेस में से रिस्क हटा दी जाए तो उसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता। बिजनेस रिस्क इज ए essential elements or part of every business. For example, demand for a particular product may decline due to the change in fashion taste preference. It is also a kind of business risk. Product की डिमांड ही चेंज हो गई, आपके कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन चेंज हो गया है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे थे वो ऑब्सोलेट हो गया मार्केट से, मार्केट में उसकी अब डिमांड नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क। सो कंपटीशन बढ़ गया है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है। बिजनेसमैन ट्राइज टू कंट्रोल और मिनिमाइज द रिस्क बट कैन नॉट ऑल टुगेदर एलिमिनेट और अवॉइड दिस रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर। बिजनेसमैन बिजनेस के रिस्क को कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है, बट बिजनेस के रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिजनेस रिस्क के बिना बिजनेस को बिजनेस नहीं कहा जा सकता। सम अमाउंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर। आई क्या बात समझ में? देखो बच्चों, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन के लिए आपके पास हर पॉइंट अवेलेबल है, बट मैं ये रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकता कि क्लास में वो आखिरी बच्चा जो पास हो जाएगा, मतलब 100% रिजल्ट्स फिर भी नहीं दिया जा सकता, फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे फेल होंगे। आई क्या बात समझ में? पूरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के बाद भी कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे, उनके पास बिल्कुल हाथ में मिला हुआ बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये वीडियो देखने उनको है ना, ये 2 वीडियो देखने, 2 घंटे के अंदर पूरा एक चैप्टर पूरा रिवाइज, 50 पेज का पूरा चैप्टर रिवाइज, बट फिर भी वो नहीं देखेंगे और वो पास नहीं हो पाएंगे। सर क्या कर सकते हैं? सम अमाउंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर। सो बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंटली फेस 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। अब बिजनेस में 2 तरह के रिस्क हमेशा फेस करनी पड़ती है, पहली स्पेक्युलेटिव रिस्क और दूसरी होती है प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस। ठीक है, arise due to the changes in the market conditions like fluctuation in the demand and supply। यदि फेवरेबल डिमांड हो गई, ठीक है, और प्राइसेस, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस कस्टमर की आपके प्रोडक्ट के फेवर में हो गई, तो ये आपको प्रॉफिट दे देगी ये रिस्क। आई बात समझ में? यदि अनफेवरेबल हो गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? ये स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क के अंदर आप बेसिकली रखिए डिमांड ऑफ द कस्टमर। आई क्या बात समझ में? फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस। आई बात समझ में? प्योर रिस्क मतलब ये ऐसी रिस्क है जिसमें लॉस होना ही होना है। रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस। इसमें फायदा हो ही नहीं सकता, जैसे कि चांसेस ऑफ फायर्स, थेफ्ट, स्ट्राइक, कस्टमर स्ट्राइक पर चले गए, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लॉस ही होगा, कौन सा फायदा होगा? तो दिस इज ए प्योर रिस्क एंड दिस इज स्पेक्युलेटिव रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। यदि क्वेश्चन आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क डिफाइन कीजिए, तो बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज के कारण होती है। अनसर्टेनिटीज मीन्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ऑब्वियसली नॉलेज का अभाव है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। हमें एज ए बीइंग ए प्रोड्यूसर
do not have sufficient amount of knowledge. We cannot predict the future demand of the customers. Exact sense कुछ अमाउंट तक हम कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसके कारण हमें रिस्क हो सकती है, लॉस हो सकता है. तो फ्लक्चुएशन जो कस्टमर की डिमांड है एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्सेशन पॉलिसीज में बदलाव हो गया, जीएसटी की रेट्स में बदलाव हो गया, तो हो सकता है हमें ज़्यादा टैक्स लग जाए, उसके कारण ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़े. नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं. दीज ऑल काइंड्स ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स जिसका बिजनेस को सामना करना पड़ता है और एडवर्सली इनका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर. तो फर्स्ट फीचर हो गया सर अनसर्टेनिटीज़. अनसर्टेनिटीज़ में क्या क्या आ सकता है बच्चों, रिकेप जरूर कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, चीज़ें समझ में आ जाएगी. मैं एक ही बार डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है. प्रोडक्ट्स की डिमांड में चेंज होना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज होना, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाना, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होना, दीज ऑल आर दी अनसर्टेनिटीज़. आई क्या बात समझ में. और एक लैक ऑफ नॉलेज भी अनसर्टेनिटीज़ है. सेकंड, रिस्क ऑफ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एवरी, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. मैंने बताया आपको, विदाउट द एलिमेंट ऑफ द रिस्क बिजनेस कैन नॉट बी कॉल्ड ए बिजनेस. Every business has some degree of amount of risk and cannot totally be escape from the business. कोई बिजनेसमैन किसी भी तरह की बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता, पूरी तरह से एस्केप नहीं कर सकता. नो बिजनेसमैन कैन टोटली एस्केप द रिस्क फ्रॉम द बिजनेस. आई बात समझ में. Although the amount of risk may be vary from business to business, हर बिजनेस में रिस्क कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, उन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है पर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता. सर ये बात समझ में आती है. आगे, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. बिजनेस के साइज, बिजनेस के नेचर पर भी डिग्री और अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, एन एंटरप्रेन्योर डीलिंग इन दी फैशनेबल आइटम्स हैज़ द हाई डिग्री ऑफ द रिस्क एज कम्पेयर टू द बिजनेस इन्वॉल्व इन नेसेसिटी गुड्स, एज fashion keep on changing and does not last for long. Degree of risk depends upon the nature of business. आप इस तरह के फैशनेबल बिजनेस है, गारमेंट्स के बिजनेस में, जिसमें प्रोडक्ट में टेस्ट प्रेफरेंस, कस्टमर की डिमांड बदलती रहती है, फैशंस बदलता रहता है, तो उसके कारण हम लगातार कस्टमर की डिमांड को जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं ला सकते, तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे सर. तो यदि इस कैटेगरी ऑफ बिजनेस में आप कवर हैं जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड, आपके प्रोडक्ट का कस्टमर प्रेफरेंस बदलता रहता है, तो देयर इज ऑलवेज सम हाई अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस. आई क्या बात समझ में. और यदि आपका बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके अंदर कस्टमर की डिमांड रेगुलरली चेंज नहीं होती है, तो देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ रिस्क. प्रॉफिट इज ए रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क. सर प्रॉफिट क्या है, रिस्क को बियर करने का रिवॉर्ड है. नो रिस्क नो गेन इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स विच अप्लाइज टू ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस. ग्रेटर द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्स इन द बिजनेस, हायर इज द चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स. यदि ज़्यादा रिस्क बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है बच्चों, तो ज़्यादा प्रॉफिट्स और गेन की संभावना है. एंटरप्रेन्योर एंश्योर द रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. तो चार फीचर क्या क्या है बच्चों, पहला बताइए. एक तो अनसर्टेनिटीज है, दूसरा एवरी बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है रिस्क. थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. एंड फोर्थ इज प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क. अब कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ते हैं सर. ओके सर, बिजनेस रिस्क के क्या कारण है, लास्ट टॉपिक है बस बच्चों. बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेज. नेचुरल कॉजेज हो सकता है बिजनेस का, फ्लड, अर्थक्वेक, है ना, हेवी रेन्स, फेमाइन, ईटीसी आर द नेचुरल कॉजेज. इससे बिजनेस को रिस्क हो सकती है. ह्यूमन कॉजेज, लॉस ड्यू टू द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे तुम्हारे एम्प्लॉइज ही मक्कार है सर, चूना लगा रहे तुम्हारे, तो ये ह्यूमन कॉज है बिजनेस रिस्क का. केयरलेस है काम करने में, बीड़ी सिगरेट तंबाकू बनाने में टाइम पास कर रहे होंगे, आप सोच रहे हो प्रोडक्शन चल रहा होगा, तंबाकू चल रहा है. आई बात समझ में, ये किस तरह की रिस्क है, ह्यूमन रिस्क है. जानबूझ के देखो, एम्प्लॉइज़ की सुरक्षा करो, एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज़. एम्प्लॉइज़ आर मेन रिसोर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स आर मेन रिसोर्सेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. यदि आप उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टीज करोगे, परेशान करोगे ना, वो पीछे से नुकसान पहुंचाएंगे आपको. सही बता रहा हूँ, लिख के ले लो आप. आई बात समझ में. टाटा जी की लाइन है, टैग लाइन है, उनके लिए उनके एम्प्लॉयज़ और उनके वर्कर्स उनकी असेट है. बहुत ध्यान रखते थे वो उनका. आई बात समझ में. इसलिए टाटा आज इतनी बुलंदियों पर रहा.
देख लो, आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। आपको ये सब चूना लगाएंगे, पीछे से पता भी नहीं चलने देंगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे लॉस कहाँ हो रहा है। सो दिस में भी केयरलेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, सो इलिटरेट हो सकते हैं ऑन पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और स्टॉपेज ऑफ द वर्क्स ड्यू टू स्ट्राइक पे जा सकते हैं, रिएट हो सकते हैं, दंगा और दंगे हो सकते हैं। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी भी ह्यूमन कॉज है। आई बात समझ में। सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन कॉजेज, बेड डेट्स ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ द डेट्स बाय द डेटर, डेटर पैसा खा गए, ह्यूमन कॉज है, बिजनेस रिस्क है। आई बात समझ में, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द केस बाय एम्प्लॉय, कैशियर पैसे का गबन कर रहा है, 25-30-50 लाख रुपए हर महीने उड़ा रहा हो, साल में उड़ा रहा है, तो पता ही नहीं लग रहा, चूना लगा रहा है, वो मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है फंड्स का। स्ट्राइक्स और लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स, स्ट्राइक पर चले गए। डैमेजेस ऑफ द मशीन बाय एम्प्लॉइज, मशीन में कुछ ना कुछ कुर्स्तानी कर दी उसने, डैमेज कर दिया मशीन को। आई बात समझ, क्या कर लोगे भैया, रिपेयर कराते रहो जाओ। इसलिए प्रेम से रहो एम्प्लॉइज से, वर्कर्स से, प्यार से काम ले लो भाई। प्यार से बड़ी कोई दवा नहीं है, कोई दुआ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो जीवन में काम आ सकती है। आई बात समझो, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, आपकी टेंशन को कम कर सकती है, आपके वर्कर्स की दुआएं आपको दिला सकती है और आपके ऑर्गेनाइजेशन को 4 चांद पर पहुंचा सकती है। भाई साहब, हैट्स ऑफ। लीकेज ऑफ द बिजनेस सीक्रेट, आपके बिजनेस के सीक्रेट ही लीक कर दिए उन्होंने। तो दीज आर, ये भैया चैप्टर खत्म हो गया भाई साहब कुल मिला के। ये देखो, ये देखो, ये चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ से, ये देखो, ये चैप्टर खत्म, ये सेकंड पोर्शन खत्म हो गया। ये पढ़ लिया बच्चों ने, ये पढ़ा है हमने। 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 3 18 6 24 24 स्लाइड्स, 24 स्लाइड्स में ये चैप्टर खत्म हो गया है। 24 आज पढ़ी हमने, 24 25 कल पढ़ी थी हमने, तो 50 स्लाइड्स में पूरा चैप्टर कवर हो गया, चैप्टर नंबर 1। अब भाई साहब यदि इसको 3-4 बार आपने देख लिया तो कोई आपके ब्लड और वेसल्स में से निकाल नहीं सकता है। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है ना आपने पूरा वीडियो देखने के बाद भी, तो देख लो बेटा, बहुत 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 बद्दुआ लगने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दो और सभी दोस्तों को शेयर कर दो। जुड़ाओ चैप्टर नंबर 1 का फुल रिवीजन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।